कहानी। राजा की तीसरी रानी और गद्दी का असली वारिस। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां पर एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, महल, सैनिक, प्रजा का आदर। लेकिन एक चीज की कमी उसके जीवन में गहरी खलती थी। उसकी दो रानियां थीं, दोनों बेहद सुंदर, लेकिन दोनों ही निसंतान थीं। शादी को कई वर्ष बीत चुके थे। हर बार राज्य, वैद्य और ज्योतिषी उपाय बताते, यज्ञ कराए जाते, लेकिन संतान सुख राजा और उसकी रानियों के भाग्य में लिखा ही न था। शुरुआती वर्षों में राजा धैर्य रखता रहा। उसने रानियों को सांत्वना दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक उदासी गहराने लगी। महल में रौनक थी, लेकिन बच्चों की किलकारियां न होने के कारण वह अधूरी सी लगती थी। प्रजा के बीच भी कान्हा फूंसी शुरू हो गई थी कि उनके राज्य को कौन उत्तराधिकारी संभालेगा। यह विचार राजा के हृदय पर बोझ की तरह चढ़ता गया। एक दिन राजा ने मन को हल्का करने के लिए नगर भ्रमण का निश्चय किया। वह अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य में घूमता था ताकि प्रजा का हाल जान सके। उस दिन भी उसने साधारण वस्त्र धारण किए और कुछ सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़ा। शहर की गलियों में घूमते हुए जब वह नगर के बाहरी हिस्से तक पहुंचा तो उसकी नजर एक छोटे से खेत पर पड़ी। वहां एक गरीब किसान हल चला रहा था और उसके साथ एक युवती खेत में काम कर रही थी। युवती की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और मेहनत करते समय उसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें जैसे किसी हीरे की चमक से कम न लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। राजा उस दृश्य को देखता ही रह गया। वह युवती किसान की बेटी थी जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। उसकी सुंदरता और उसकी सहजता ने राजा को मोह लिया। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को संकेत किया और धीरे से कहा, इस लड़की का नाम पता करो और उसके पिता से कहो कि राजा स्वयं उससे विवाह करना चाहता है। सेनापति तुरंत किसान के पास पहुंचा। किसान और उसकी बेटी उस समय हल चलाने और बोझा उठाने में व्यस्त थे। सेनापति ने अपनी भारी आवाज में कहा, सुनो किसान, तुम्हें भाग्य ने एक बड़ा अवसर दिया है। हमारे महाराज ने तुम्हारी बेटी को देखा है और वह उससे विवाह करना चाहते हैं। किसान चौंक पड़ा। उसके हाथ से फावड़ा छूट गया। उसने घबराते हुए कहा, हम तो गरीब लोग हैं। महाराज ने मेरी बेटी में ऐसा क्या देखा? राजमहल की शोभा तो राजकुमारी और राजघराने की कन्याएं होती हैं। फिर मेरी बेटी? सेनापति ने हंसते हुए कहा, राजा ने तुम्हारी बेटी को देखा है और उन्हें वह पसंद आ गई है। महाराज का आदेश है और उनकी इच्छा का सम्मान करना ही उचित होगा। युवती भी यह सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजा उससे विवाह का प्रस्ताव देंगे। उसके मन में भय भी था और विस्मय भी। किसान ने कांपते हुए कहा, महाराज की इच्छा सर्वोपरि है। अगर यह उनका निर्णय है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कुछ ही दिनों में महल में विवाह की तैयारियां होने लगी। नगर भर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। लोग आश्चर्यचकित थे कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी को अपनी तीसरी रानी चुन लिया। 2 रानियां पहले से थीं और दोनों ही यह समाचार सुनकर जल भून गई। उन्हें यह विवाह अपने लिए अपमानजनक लगा, लेकिन राजा की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। वह तीसरी रानी से विवाह कर अत्यंत प्रसन्न था। विवाह के कुछ ही समय बाद महल में परिवर्तन दिखाई देने लगा। कुछ महीनों बाद यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि नई रानी गर्भवती है। यह सुनते ही दोनों पुरानी रानियों का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। जिस सुख से वे वंचित थीं, वही सुख अचानक तीसरी रानी को मिल गया। समय बीतता गया और अंततः महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। लोग खुशी से झूम उठे कि अब राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया है। राजा अपने पुत्र को देखकर भाव विभोर हो उठा। उसकी गोद में अब वह किलकारी थी जिसकी कमी उसे सालों से खल रही थी। लेकिन इसी खुशी के बीच महल की गहराइयों में विषैले बीज अंकुरित होने लगे। पहली और दूसरी रानी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन दिल में आग सुलग रही थी। वे अक्सर तीसरी रानी को ताने देती, तुम्हें क्या पता राजमहल के तौर तरीके, तुम तो किसान की बेटी हो। इस वैभव में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं। तीसरी रानी इन बातों को सुनकर चुप रहती। वह जानती थी कि उसकी हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसका पुत्र और राजा का प्रेम ही पर्याप्त था। परंतु रानियों की ईर्ष्या यही नहीं रुकी। धीरे धीरे उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों रानियों ने गुप्त रूप से एक वैद्य को बुलाया जो विषों के ज्ञान में निपुण था। उससे उन्होंने एक ऐसा विष प्राप्त किया जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देता था। इसे खाने वाला व्यक्ति तुरंत नहीं मरता, बल्कि दिन ब दिन कमजोर होता जाता है और अंततः मृत्यु के मुंह में चला जाता है। उन्होंने योजना बनाई कि यह विष तीसरी रानी के भोजन में मिलाया जाए।
महल की एक दासी को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। दासी वही थी जो रानी का भोजन तैयार करती थी। धीरे धीरे हर दिन भोजन में हल्का सा विष मिलाया जाने लगा। शुरुआत में कोई बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद तीसरी रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बार बार बीमार पड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया। राजा चिंतित हो उठा। उसने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने तमाम जड़ी बूटियां और उपचार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दिन ब दिन रानी की हालत बिगड़ती गई। वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गई। राजा दिन रात उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ थामे आंसू बहाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंततः एक रात तीसरी रानी ने अंतिम सांस ली। महल में मातम छा गया। राजा टूटकर बिखर गया। जिस स्त्री ने उसके जीवन को पूर्ण किया था, वही अब सदा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन यह षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुआ था। दोनों पुरानी रानियां अब भी शांत नहीं हुई थीं। उनके मन में यह क्रोध जल रहा था कि राजा ने उनके रहते किसान की बेटी को चुना और उससे संतान पाई। अब उन्होंने सोचा, जब तक राजा जीवित है वह हमारे अपराध पर पर्दा डाल सकता है। अगर उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए तो राज्य हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। धीरे धीरे राजा के भोजन में भी वही विष मिलना शुरू हुआ। शुरू में तो किसी को शक ना हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा की सेहत गिरने लगी। उसका शरीर थकान से भर जाता, चेहरा फीका पड़ जाता और आंखों की चमक गायब होने लगी। राजवैद्य बार बार जड़ी बूटियां देता, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जाती। राजा सोचता था कि यह शायद रानी की मृत्यु का दुख है जो उसे भीतर से तोड़ रहा है, पर असली वजह वह जहरीला षड्यंत्र था जिसकी भनक उसे नहीं थी। महल के गलियारों में अब एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा। सैनिकों और दासियों के बीच फुसफुसाहट थी कि महाराज पहले जैसे नहीं रहे। दोनों पुरानी रानियां बाहर से बड़ी सहानुभूति दिखाती, लेकिन भीतर ही भीतर उनके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान छुप नहीं पाती। वे जानती थी कि जैसे जैसे राजा कमजोर होगा, सत्ता उनकी मुट्ठी में आती जाएगी। कुछ ही महीनों में राजा का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह दरबार लगाने की ताकत भी खो बैठा। वह पलंग पर पड़ा रहता और बार बार अपने छोटे बेटे को देखने की इच्छा करता। राजकुमार अभी बहुत छोटा था, मासूम सा, अपनी माँ के बिना अधूरा। जब भी राजा उसे गोद में लेता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह सोचता, अगर मैं ना रहा तो इस नन्हे राजकुमार का क्या होगा। लेकिन नियति ने अब उसका समय पूरा कर दिया था। एक रात जब महल सो रहा था, राजा की सांसें धीमी होती गई और आखिरकार उसने आखिरी सांस ली। सुबह होते ही खबर पूरे राज्य में फैल गई कि महाराज का देहांत हो गया है। शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन महल के भीतर दोनों रानियों के मन में यह एक जीत थी। वे सोच रही थीं, अब रास्ता साफ है, राजकुमार को भी खत्म कर देंगे और फिर राज सिंहासन हमारा होगा। महल की दासियों में से एक दासी थी जो चुपचाप सब कुछ देखती आ रही थी। वही दासी जो तीसरी रानी का भोजन तैयार करती थी और जिसे मजबूरी में रानियों का आदेश मानकर विष मिलाना पड़ता था। उसने राजा के भोजन में भी वही जहर मिलते हुए देखा था। उसके दिल पर बहुत बोझ था। जब तीसरी रानी मरी, तब से उसका मन अपराध बोध से जल रहा था। अब राजा की मौत के बाद उसे साफ समझ में आ गया कि अगला निशाना छोटा राजकुमार है। वह रात भर सो न सकी। उसके दिल में डर और करुणा दोनों थे। उसने सोचा, अगर मैंने अब कुछ न किया तो यह मासूम बच्चा भी मारा जाएगा। मैं गुनहगार होते हुए भी इस पाप में और नहीं डूब सकती। मुझे इसे बचाना ही होगा। अगली रात जब पूरा महल सन्नाटे में डूबा था और दोनों रानियां अपने कक्षों में सो रही थीं, वह दासी चुपके से राजकुमार के कक्ष में गई। छोटा सा राजकुमार पालने में सो रहा था। दासी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और आंचल में छुपा लिया। फिर वह बिना आवाज किए महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। रात घोर अंधेरी थी। हवा में सन्नाटा पसरा था। दासी तेजी से भागती गई। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। वह जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो मौत तय है, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो ये बच्चा मर जाएगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन इसे बचाना है। घंटों पैदल चलने के बाद वह जंगल के भीतर पहुंच गई। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरा और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। वह थक चुकी थी, पर उसने राजकुमार को कसकर सीने से लगाया और एक बड़े पेड़ की जड़ के पास बैठ गई। धीरे धीरे सुबह हुई। पक्षियों की चहचहाट गूंजी। दासी ने चारों ओर देखा। जंगल घना था, लेकिन यहां उन्हें कुछ समय तक कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उसने तय कर लिया कि वह अब महल कभी नहीं लौटेगी। वह यही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगी। दिन बीतते गए। दासी ने जंगल के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। खाने के लिए जंगली फल, कंदमूल और नदी का पानी था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राजा की आंखों में थी।
उसकी मासूम मुस्कान दासी के लिए जीवन का आधार बन गई। दासी अक्सर सोचती, अगर यह बच्चा बड़ा होकर सच जानेगा तो क्या होगा? क्या वह कभी अपने पिता का बदला लेगा? क्या उसे पता चलेगा कि उसकी माँ को किसने मारा, उसके पिता को किसने मारा? इन सवालों से उसका दिल कांप उठता, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सच छुपाया नहीं जा सकता। क्या राजकुमार अपनी माँ और पिता की हत्या का सच जान पाएगा? और जिस हक का वह हकदार है, क्या वह हद उसे मिल पाएगा? और क्या इन दुष्ट रानियों को उनकी करनी का फल मिलेगा? जानिए इस कहानी के अगले भाग में। और अगर आपको इस कहानी का यह भाग पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।